गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 13 मार्च 2022 हैं। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ हमारे पास है ईपीएफ पे मिलने वाले ब्याज में कटौती। किसी भी कंपनी में जहां पे 20 से अधिक कर्मचारी होते हैं वहां पे ईपीएफ खाता होना अनिवार्य होता है और ईपीएफ खाता को बेसिकली रेगुलेट करता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ खाता को रेगुलेट करता है। ईपीएफ खाते के तहत जो है आपको जो पेंशन वगैरह मिलता है बेसिकली वो ईपीएफ खाते के तहत ही मिलता है। और इसमें क्या किया गया है कि इसके ब्याज दर में कटौती किया गया। सरकार देख रहे हैं लगातार कि ईपीएफ के ब्याज दर में सरकार लगातार कटौती कर रही है। 2020-21 में यह 8.5% ब्याज दर मिलता था और वर्तमान में 2021-22 में ये 8.10 कर दिया गया। तो ब्याज दर में सरकार लगातार कटौती कर रही है। ईपीएफ खाते में ब्याज दर में सरकार लगातार कटौती कर रही है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हम प्राप्त करेंगे कि आखिर ईपीएफ क्या है और ईपीएफओ क्या होता है। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, यह एक सरकारी संगठन है जो सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है तथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं विधि प्रावधान अधिनियम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 को लागू करता है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत काम करता है। ईपीएफओ किसके तहत काम करता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन यह काम करता है और आपको जो पेंशन वगैरह होता है बेसिकली उसको रेगुलेट करने का काम करता है। आप जब ज्वाइन कीजिएगा, कोई भी जॉब ज्वाइन कीजिएगा, आजकल तो प्राइवेट सेक्टर भी ईपीएफओ अकाउंट देती है। तो जब आप जॉब ज्वाइन कीजिएगा तो वैसे कंडीशन में आपका एक अकाउंट बनेगा, ईपीएफओ में एक अकाउंट बनेगा और वो अकाउंट से कुछ ना कुछ पैसा आपके सैलरी से डिडक्ट होगा प्रत्येक महीना और वही पैसा बाद में जब आप रिटायर करेंगे तो आपको एक मुश्त पैसा मिलेगा और साथ ही साथ पेंशन मिलेगा। तो उसमें आपके अकाउंट से जो पैसा करता है वो होता है और प्लस जो नियोक्ता होता है, जो आपको जॉब देता है या जो कंपनी में आप काम करते हैं उसका भी पैसा मिला होता है। तो दोनों कुछ ना कुछ शेयर देते हैं और उसके बाद वही पैसा जब आप रिटायर करते हैं तो एक मुश्त आपको पैसा मिलता है और पेंशन भी आपको मिलता है। तो ये बेसिकली श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन काम करता है ईपीएफओ। इस संगठन की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री करते हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 4 मार्च 1952 को इस संस्था की स्थापना हुई थी। अब न्यूज़ क्या है इसमें कि ईपीएफओ में जो आप जो पैसा मान लीजिए ईपीएफओ में देते हैं, आपके अकाउंट से जो पैसा करता है ईपीएफओ अकाउंट के लिए, तो उसका जो ब्याज दर है उस ब्याज दर को सरकार लगातार कम कर रही है। अब 8.10% आपको ब्याज दर मिलेगा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। कीव पे कब्जे की लड़ाई हुई तेज। रशिया यूक्रेन वार चल रहा है और लगातार ये वार चल रहा है और बेसिकली रशिया यूक्रेन वार नहीं है, इसको अगर आप देखेंगे तो रशिया और यूरोपीय यूनियन वार है। बेसिकली रशिया एंड अमेरिका वार, आप इसको बोलिए यूएसए वार बोलिए। ये बिल्कुल शीत युद्ध की कंडीशन लग रही है जहाँ पे यूएसए रूस के साथ डायरेक्ट फाइट नहीं कर रहा लेकिन उन्होंने किसी को चढ़ा दिया। हम लोग गांव घर की भाषा में बोलते हैं किसी को चढ़ा देना। तो उन्होंने यूक्रेन को चढ़ा दिया कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे पीछे रहेंगे। तो रशिया से डायरेक्टली यूएसए वार नहीं कर रहा है। यूएसए ने क्या किया है कि यूक्रेन को चढ़ा दिया कि तुम रूस से लड़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं। लेकिन पता चला कि जब यूक्रेन रूस से लड़ना शुरू किया तो यूएसए भाग गया। यूएसए कहीं यूक्रेन के पीछे नहीं था या नाटो के देश कहीं यूक्रेन के पीछे नहीं था, बस बोलने के लिए कि तुम लड़ो रूस से, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो एक तरह से यूक्रेन की गलती है ये। यूक्रेन को इस तरह से बिलीव नहीं करना चाहिए था नाटो के देशों पे या अमेरिका पे, इस तरह से बिलीव नहीं करना चाहिए था। अब फाइनली क्या हो रहा है कि अब रूस की जो सैनिक हैं, चूँकि कई तरह के प्रतिबंध अमेरिका और नाटो लगा दिया है रूस पे, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है कि रूस के सैनिक फाइनली कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये यूक्रेन के जो राजधानी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और फाइनली उस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, देख लीजिएगा आप लोग।
देश के आंतरिक सुरक्षा को प्रभावी बनाने की जरूरत। हमारे देश का पहला राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय कहाँ पे है? तो गुजरात के अहमदाबाद में है, और उसी के दीक्षांत समारोह में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पार्टिसिपेट किया और कहा कि देश के आंतरिक सुरक्षा को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। जनगणना के लिए अब आप खुद करें अपनी गणना। तो ये बहुत ही शानदार कदम है। वर्तमान में सभी के पास मोबाइल फ़ोन है और सभी लोग कहीं के जनगणना में इस तरह से शामिल हो सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से शामिल हो सकते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखिए, जनगणना को अगर आप देखेंगे तो जनगणना प्राचीन ऋग्वेद में 800 से 600 ईसा पूर्व में जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में जनगणना का उल्लेख मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कराधान के उद्देश्य से जनगणना को राजनीति में शामिल किया गया था। तो जनगणना जो प्रावधान है या जनगणना जो विचारधारा है, जनगणना ये बहुत पहले से चली आ रही है। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। मुगल काल में अकबर के शासन के दौरान प्रशासनिक रिपोर्ट आईने अकबरी में भी जनगणना के बारे में चर्चा मिलती है। भारत में पहली जनगणना गवर्नर जनरल मेयो के काल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। हालांकि पहली बार जो पूर्ण जनगणना वो हुई थी लॉर्ड लिटन के समय में। भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिटन, और 1881 में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी। जनगणना अधिनियम को 1948 में लागू किया गया था, और इस अधिनियम के माध्यम से जनगणना के लिए एक अस्थायी योजना की रूपरेखा के साथ जनगणना अधिकारियों के उत्तरदायित्व के निर्धारण का प्रोविजन किया गया है। जनगणना 2021 में जो हो रही है वर्तमान में, या 21 की जनगणना जो चल रही है, वो हमारे देश की 16वीं जनगणना होगी। हमारे देश की 16वीं जनगणना होगी, और स्वतंत्रता के बाद हमारे देश की 8वीं जनगणना होगी। अब देखिए, जनगणना इंपॉर्टेंट क्यों है? दो रीजन में चर्चा करता हूँ कि जनगणना की आवश्यकता क्यों है। एक तो 84वां संविधान संशोधन, 84वें संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, और 84वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद के जो सीटों की संख्या है वो 25 वर्ष के लिए कांस्टेंट कर दिया गया था। जैसे 543 सीट है संसद में, लोकसभा में, तो ये जो सीटों की संख्या कांस्टेंट किया गया था, ये बेसिकली किया गया था 84वें संविधान संशोधन 2001 के माध्यम से 2026 तक के लिए। तो ये जो सीट की संख्या 2026 तक कांस्टेंट रहेगी। अब 26 के बाद लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ सकती है, राज्यसभा के सीटों की संख्या भी बढ़ सकती है। तो इसको बढ़ाने के लिए आवश्यकता है कि हमें नया जनगणना हमारे पास होना चाहिए। नया जनगणना होगा तभी जाकर के एक ढंग का डिसीजन सरकार ले पाएगी, एक अच्छी निर्णय ले पाएगी, और ये सरकार को पता चलेगा कि किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, ताकि उसकी जनसंख्या के आधार पे संसद में प्रतिनिधित्व दिया जा सके, लोकसभा या राज्यसभा में सीटों की संख्या बढ़ाया जा सके राज्य की जनगणना के अनुसार, राज्य की जनसंख्या के अनुसार। तो इसलिए आवश्यकता है जनगणना का। और 84वें संविधान संशोधन भी याद रखिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से 2026 तक के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या फिक्स कर दिया गया था। दूसरा ये है कि वित्त आयोग में राजस्व वितरण किया जाता है। तो राजस्व जो वितरण किया जाता है, बेसिकली वहाँ भी जनगणना जरूरत होता है। तो जनगणना का नया रिपोर्ट आएगा तो अगले जो वित्त आयोग होगा वो कहीं ना कहीं सही रूप से या अच्छे ढंग से राजस्व का वितरण कर पाएंगे। तो ये दोनों ही रीजन मुझे दिख रहा है सामने, जिसके लिए जनगणना लगता है कि सही है या आवश्यक है, ये दोनों ही रीजन के कारण। पाकिस्तान ने मिसाइल हादसे की संयुक्त जांच की मांग उठाई। देखिए हुआ क्या है, एक महत्वपूर्ण इंसिडेंट हुआ था 9 तारीख को, 9 या 10 को हुआ था, शाम में 7 बजे, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं, लेकिन 9 या 10 तारीख को हुआ था। और पाकिस्तान के जो सेना है, सेना के जो स्पोक्स पर्सन होता है, उसका इंटरव्यू भी मैंने देखा था।
भारत से गलती से एक मिसाइल पाकिस्तान में चला गया और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि यह ब्रह्मोस मिसाइल है। अच्छी बात यह है कि उस मिसाइल पे किसी भी तरह का कोई भी टैक्टिक वेपन नहीं था या उसमें कोई भी हथियार का प्रयोग नहीं किया गया था, उसमें किसी भी तरह का कोई एक्सप्लोजन नहीं था। नॉर्मल मिसाइल था, खाली मिसाइल था, उसमें कोई भी एक्सप्लोजन नहीं था, कोई भी चीज़ें नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान की सीमा के भीतर और भारत की सीमा से लगभग जो बॉर्डर है, मान लीजिए ये इंडिया का बॉर्डर है, तो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर अंदर से मान लीजिए इस जगह से जो है इसको गलती से इसको लॉन्च कर दिया गया और बहुत जल्द, चूँकि हाइपरसोनिक ये जो मिसाइल है ये सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, तो ये जो है स्पीड से गया ये 100 किलोमीटर इंडिया में और 172 किलोमीटर के आसपास पाकिस्तान में गया और यहाँ पे जाकर के गिरा। तो पाकिस्तान की सीमा से 172 किलोमीटर के अंदर जाकर के गिरा है ब्रह्मोस मिसाइल। अगर इस तरह के मिसाइल कहीं किसी दूसरे देश में गिरता है, किसी दूसरे देश का मिसाइल, तो नॉर्मली युद्ध हो जाता। लेकिन दोनों ही देश ने, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाया है और दोनों ने शांति रूप से इसको, पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और भारत की तरफ से भी बताया गया कि ये गलती से मिसाइल जो है आपकी सीमा में चला गया, इसके लिए भारत ने खेद प्रकट किया। पाकिस्तान का वो जगह था पंजाब प्रांत का मियाँ चानो, तो एक जगह था जहाँ पे ये मिसाइल गिरा था और मिसाइल में कोई एक्सप्लोजन नहीं था। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कोई एक्सप्लोजन नहीं था। मिसाइल में मान लीजिए कोई परमाणु बम रहता है या कोई एक्सप्लोजन रहता है, बम वगैरह रहता है, तब जाकर के वहाँ पे जहाँ गिरेगा वहाँ पे विस्फोट हो सकता है। कुछ था ही नहीं उसमें, तो इसलिए जो है कोई हादसा नहीं होगा। तो पाकिस्तान ने फिर मांग उठाई है, भारत ने कहा है कि ठीक है हम एक जांच कमेटी बनाएंगे जहां पे हम ये देखेंगे कि क्यों ये मिसाइल पाकिस्तान में चला गया या क्यों मिसाइल ये आपके रीजन में चला गया, ये गलती कहाँ पे हुआ। पाकिस्तान ने कहा है कि संयुक्त जांच बनाइए जहां पे पाकिस्तान की टीम भी हो, इंडिया की टीम भी हो, दोनों मिलकर के जांच करें। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन बस यही है। इस न्यूज़ पे लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पश्चिमी सेक्टर में एलएसी पर सुरक्षा की अस्थिरता के लिए भारत और चीन राज्य, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। भारत और चीन के बीच में लगातार वार्ता हो रही है और कहीं के दोनों प्रयास कर रहे हैं कि जो अभी भारत और चीन के बीच में जो तनाव की कंडीशन है उस तनाव के कंडीशन को कम किया जाए। ईपीएफओ को लेकर के यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो मुझे एक अन्य इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना वो यह है, मानव निर्मित व तकनीकी कपड़ों में पीएलआई के लिए 67 आवेदन। पीएलआई क्या होता है? पीएलआई होता है, यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन है, देखिए एक तो पीएलआई है और एक तकनीकी कपड़ा क्या होता है। तकनीकी कपड़ा क्या होता है, जैसे मान लीजिए फायरमैन वगैरह जो आता है, जो आग बुझाने के लिए आता है, वो पीला तरह का कपड़ा पहनता है और आग प्रूफ उसका कपड़ा होता है। तो उस तरह के कपड़ा को तकनीकी कपड़ा कहा जाता है। किसी पर्टिकुलर काम के लिए जो कपड़ा यूज होता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए जो कपड़ा यूज होता है उसको तकनीकी कपड़ा कहा जाता है। और तकनीकी कपड़ा लगभग हम चीन से मंगाते थे। तो इसलिए भारत सरकार ने क्या किया है कि अब आत्मनिर्भर भारत के तहत पीएलआई योजना की शुरुआत किया था। और पीएलआई योजना में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इसको कहा गया, जितना प्रोडक्शन कीजिएगा उतना हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो सरकार ने कहा है कि हम तकनीकी कपड़ा के सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि तकनीकी कपड़ा जो हम चीन वगैरह से मंगाए हैं उस पर अब हमको चीन से मंगाना पड़े, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। तो जितने कंपनी है वो कंपनी आप आइए, हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो 67 कंपनी अभी तक आवेदन दी है कि वो तकनीकी कपड़ा इंडिया में ही बना सकती है। प्रतिदिन 50 किलोमीटर एनएच निर्माण का लक्ष्य। पहले जो है अभी तक अगर आप देखेंगे 2020-21 में 37 किलोमीटर एनएच का निर्माण प्रतिदिन हो रहा है और 50 किलोमीटर एनएच के निर्माण का प्रतिदिन टारगेट रखा गया। काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और खास करके नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जीएसटी के नए नियमों से कारोबारियों को परेशानी। अब देखिए यहाँ पे एक चर्चा है आईटीसी की।
ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट? इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप गाड़ी बना रहे हैं, एक गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ी बनाने के लिए आपको टायर चाहिए, गाड़ी बनाने के लिए अन्य चीज़ें चाहिए, इंजन चाहिए या अन्य चीज़ें चाहिए। तो गाड़ी जो बना रहे हैं आप, तो टायर जो है, टायर अगर आप परचेज कीजिएगा तो टायर के लिए आपको GST देना होगा। आप इंजन परचेज कीजिएगा उसके लिए GST देना होगा। और गाड़ी पूरा बन जाएगा उसमें आपको अलग से GST लगेगा। तो एक ही चीज़ के लिए 2 बार GST नहीं लगना चाहिए, ऐसा नियम होता है। अगर आप टायर के लिए GST दे रहे हैं या इंजन के लिए GST दे रहे हैं और गाड़ी बनने के बाद अलग से आप GST दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि गाड़ी बनने के बाद जो है आप जितना GST दे रहे हैं उस GST जो आप भुगतान कर रहे हैं वो कीजिए। और साथ ही साथ ये जो है टैक्स, ये जो है टायर में या इंजन में या अन्य चीज़ों में जो भी GST लगा है उसका बिल आप दे दीजिए। तो उसका बिल जो होगा वो कट के आपको पैसा लगेगा, या उसका बिल जो है टायर वगैरह में GST जो लगा है या इंजन वगैरह में जो GST लगा है वो आपको पैसा रिटर्न कर देगा। तो इसको कहा गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी सामान अगर जो बन रहा है, सरकार मतलब आप किसी कंपनी में कोई सामान बना रहे हैं, तो जो फाइनल गुड्स आप बनाते हैं, फाइनल गुड्स का कई सारा पार्ट होता है, तो उस जो पार्ट को आप परचेज करते हैं उस पर जो आप GST देते हैं, जब फाइनल गुड्स बन जाता है तभी आपको GST लगता है। तो ऐसे कंडीशन में जो पार्ट का GST लगा है उसका पैसा आपको रिटर्न हो जाएगा। तो इसी को कहा गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन चर्चा मैंने काफ़ी डिटेल से किया था, तो इस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं को सर्वाधिक नुकसान, ये जो है यहाँ पे हरिद्वार के एक संत का स्टेटमेंट है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कहीं न कहीं एक व्यापक स्तर पर मुझे लगता है बहस करने की आवश्यकता है। कई सारे मुस्लिम नेताओं को भी प्रॉब्लम है और कई सारे हिंदू नेताओं को भी इससे प्रॉब्लम है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में यह है कि बीजेपी ने जो उत्तराखंड में अपनी मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर उत्तराखंड में उनकी सरकार बन जाती है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। वर्तमान में सिर्फ गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, तो अब उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आ गई है, अब वहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है। तो वहाँ के जो खास करके हरिद्वार के कुछ संत इसका विरोध कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के देश में एक व्यापक बहस होनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है। कल 2-3 दिन से ये चर्चा में है और काफ़ी चर्चा में क्यों है? क्योंकि रूस ने दावा किया, रूस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा उठाया कि अमेरिका यूक्रेन को फंड करता है, यूक्रेन अपने यहाँ बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रूस ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को फंड करता है और यूक्रेन अपने यहाँ बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर रहा है। अब ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उठाया गया, और जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मुद्दा उठाया गया तो भारत ने कहा है कि अगर ऐसा है तो जांच होना चाहिए, निश्चित तौर पे जांच होना चाहिए कि आखिर यूक्रेन क्यों बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर रहा। और बायोलॉजिकल वेपन की मैं बात करूं तो इसको बैन कर दिया गया, संसार में लगभग ये बैन है, आप इसको बना नहीं सकते। जैव युद्ध के माध्यम से विषाणु या जीवाणु के साथ नई तकनीक की सहायता से हमला किया जाता है जो अन्य हथियारों से और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। कोरोना के बारे में कहा गया था, या कुछ लोगों ने कहा, ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने कहा था और ऑस्ट्रेलिया भी कहा था कि कोरोना बायोलॉजिकल वेपन है, कोरोना जो है जैव हथियार है। तो आप सोचिए कोरोना कितना नुकसान विश्व को पहुंचा है, आप समझ सकते हैं। तो एक बायोलॉजिकल वेपन किस तरह से विश्व को नुकसान पहुंचा सकता है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में इस तरह का प्रयोग हुआ है, इसलिए जो है 1925 में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अगर आप देखेंगे 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल हुआ था और उसमें कई देशों ने जैविक हथियार के नियंत्रण की बातचीत शुरू कर दी थी। उसके बाद 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना हुई है। 26 मार्च 1975 को 22 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया।
भारत 1973 पे बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का सदस्य बना है और आज 183 देश इसका सदस्य हैं। औपचारिक रूप से बायोलॉजिकल और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडारण और उसके विनाश के निषेध पे कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। जिनेवा कन्वेंशन भी इसे कहते हैं। और 1973 में भारत इसका सदस्य बना है और 183 देश वर्तमान में इसमें है। तो 183 देश जो है कहीं न कहीं बायोलॉजिकल वेपन को प्रतिबंधित करने के पक्ष में है और कोई भी देश बायोलॉजिकल वेपन अब नहीं बना सकता है। जिसने भी बनाया था उसने 1975 में जब ये लागू हुआ था उससे पहले इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो फिर से अब चर्चा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका यूक्रेन को पैसा देता है और यूक्रेन अपने यहाँ बायोलॉजिकल वेपन डेवलप कर रहा है। इसी को लेकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा रूस के द्वारा उठाया गया और भारत ने भी इसका समर्थन किया है। अगर ऐसा है तो जांच होनी चाहिए। नर्मदा में अवैध रेत खनन और तस्करी के चलते विलुप्त होने की कगार पे कछुए। 4-5 कछुआ है जो लगातार क्वेश्चन पूछता है, तो कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं डिटेल से डिस्कस कर दूंगा 4-5 कछुए के बारे में जो आपको जानकारी होना चाहिए। लेकिन एक कछुआ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओलिव रेडी टर्टल, ओलिव रेडी कछुआ, इसके बारे में तो पक्का आपको जानकारी होना चाहिए। बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।